सबसे पहले तो मैं इस सभा की ओर से राजऋषि कोल्हापुर नरेश कुर्मी कुलभूषण छत्रपति शाहू जी महाराज जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। सम्मानित साथियों, आज हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिन्होंने सही मायनों में भारत के अंदर सामाजिक न्याय की आधारशिला को रखने का कार्य किया है। इंसानियत और मानवता को कायम करने वाली विचारधारा की नींव अगर किसी ने रखी है तो छत्रपति शाहू जी महाराज ने रखी है, और उस दौर में रखी है जब इस देश के अंदर, समाज के अंदर इतनी विषमताएं थी कि समाज के दबे कुचले वंचित शोषित तबकों के अधिकार, सम्मान और बराबरी की बात करना असंभव सा कार्य था। ऐसी महान विभूति छत्रपति शाहू जी महाराज रहे जिनके कारण आज हमारे देश का, हमारे समाज का पिछड़ा, दलित और उस वक्त में अस्पृश्य समझा जाने वाला समाज आज विकास की मुख्य धारा में अपना स्थान पाने के लिए कम से कम संघर्ष करने लायक जरूर हुआ है। ये गुलामी हजारों वर्षों की रही है, लेकिन उसे खत्म करने की शुरुआत अगर सही मायनों में किसी ने की है तो छत्रपति शाहू जी महाराज ने की है। इसलिए ऐसी पुनीत आत्मा को, ऐसे महापुरुष को मैं इस पूरी सभा की ओर से नमन करती हूँ। सम्मानित साथियों, छत्रपति शाहू जी जैसे महानायकों ने, समाज सुधारकों ने उस वक्त में हमें ये सिखाया कि दो मनुष्य कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। सबको नियति ने, प्रकृति ने एक जैसा ही बनाया है, लेकिन ये ऊंच नीच, गैर बिरादरी, जातिवाद, ये सब असमानताएं हमारी स्वयं की निर्मित की हुई हैं। और अगर हम सही मायनों में राष्ट्र प्रेमी हैं और राष्ट्रवादी हैं, अगर हम राष्ट्र को एक इकाई की तरह आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो हमें अपने बीच के इस भेदभाव को सबसे पहले खत्म करना होगा। अभी हमारे संचालक जी ने बहुत खूबसूरती से उदाहरण दिया, लेकिन स्त्रियों का तो उदाहरण दिया, पुरुषों का नहीं दिया। ये मुझे थोड़ा सा बैरभाव यहाँ भी नजर आया, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, इसलिए मुझे लगा कि पुरुषों की भी बात करनी चाहिए कि सभी पुरुष भी बराबर ही होते हैं जैसे सभी स्त्रियां बराबर होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारे सोचने का नजरिया ये भी होता है कि हम महिलाओं के बारे में पहले बात करते हैं। तो मैं जरूर ये कहना चाहती हूँ कि हमारे संविधान में आज एफर्मेटिव एक्शन की बात की जाती है, लेकिन सही मायनों में अगर इस एफर्मेटिव एक्शन की हम उसकी जड़ों को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें छत्रपति शाहू जी महाराज की सोच में ही वो नजर आएंगे। उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर सबको संख्या के आधार पर भागीदारी और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और अगर संख्या के आधार पर हम समाज के हर वर्ग को उसकी भागीदारी, यानी देश की सामाजिक व्यवस्था में, देश की आर्थिक व्यवस्था में यदि हम उसे भागीदारी संख्या के आधार पर नहीं दे सकते हैं तो निश्चित रूप से समाज के बीच में वर्गीय संघर्ष हम किसी भी कीमत पे उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो होकर ही रहेगा। और इसलिए इस खींचतान को अगर खत्म करना है तो संख्या के आधार पर भागीदारी हमें देनी ही पड़ेगी, सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी, और उसे तय करने का, उसे सुनिश्चित करने का मार्ग हमारे देश की सबसे पवित्र पुस्तक, हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वो इस देश का संविधान है, जो लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाला संविधान है। और उस संविधान में इसका रास्ता बनाया गया। हर व्यक्ति भारत का यदि वो नागरिक है तो वो बराबर है, और इसलिए मैं ये मानती हूं कि गैर बराबरी की व्यवस्था के अंदर जो अपने आप को जन्म से ऊंचा समझते हैं वो उतने ही दोषी हैं, जो अपने आप को जन्म से नीचा समझते हैं वो भी उतने ही दोषी हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, nobody can make me feel inferior without my own consent, यानी मेरी मर्जी के बगैर, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मुझे नीचा महसूस करने के लिए विवश नहीं कर सकता है। इसलिए ये कहना
और जब हम स्वयं को सम्मान देते हैं तो पूरी दुनिया सर झुकाती है, पूरी दुनिया सम्मान देती है। इसलिए खुद अपनी नजरों में सबसे पहले हमें ऊंचा और सम्मानीय बनने की आवश्यकता होती है। यह हमें छत्रपति शाहू जी महाराज जी से सीखना चाहिए। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, विपरीत धारा के साथ चलकर भी उससे टकराने की हिम्मत रखने का जज्बा। जिस वक्त उन्होंने कोल्हापुर की गद्दी संभाली, उस वक्त उन्होंने अपने शासन प्रशासन की व्यवस्था पर निगाह डाली और देखा कि मेरे शासन प्रशासन में तो केवल और केवल उच्च वर्ग के लोग ही आसीन हैं और मेरे पूरे राज्य का जो पिछड़ा, दलित और विशेष रूप से जो अस्पृश्य समझे जाने वाला तबका है वो पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व विहीन है और इन्हें शासन प्रशासन में स्थान देना ही होगा। और अपने राज दरबारियों के विचार के विरुद्ध जाकर उन्होंने 50% के आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया और इसका लाख विरोध हुआ। उस वक्त में आज सोचिए, आज का भारत नहीं था, उस दौर का भारत था, कितना कड़ा विरोध हुआ होगा, लेकिन उसके आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके और कहा कि मैं इस व्यवस्था को लागू करके रहूंगा। दलितों को अस्पृश्य समझे जाने वाले समुदाय को उस वक्त तक ये व्यवस्थाएं, कुव्यवस्थाएं या दुर्व्यवस्थाएं थी कि उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनका इलाज करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। और तब उन्होंने ये शासनादेश जारी किया कि जो भी कर्मचारी उनको अस्पताल में भर्ती करने से या इलाज करने से मना करेगा उसको सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और शिक्षा के बगैर किसी समाज का उत्थान नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने पिछड़े और वंचित समुदाय की शिक्षा के लिए बहुत भारी भरकम प्रयास किए। तमाम छात्रावासों की स्थापना की, छात्रवृत्तियां लागू की और तमाम कन्या विद्यालय भी बनाए जिससे बेटियां भी शिक्षा की दृष्टि से पीछे ना रहें। और 28 मार्च 1920 को सबसे बड़ा जो अखिल भारतीय अस्पृश्य समुदाय का सम्मेलन हुआ, स्वयं कोल्हापुर के नरेश ने उसकी अध्यक्षता करना स्वीकार करके एक बहुत बड़ा संदेश उस वक्त के भारत में देने का काम किया। संविधान के नायक, संविधान के रचयिता, हम सब के परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी छत्रपति शाहू जी महाराज जी ने सहयोग किया, क्योंकि वो चाहते थे कि समाज में यदि एक प्रतिभा का जन्म हुआ है, एक अद्भुत प्रतिभा का जन्म हुआ है, तो उसे आगे बढ़ना चाहिए और पूरे समाज को नहीं पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए। ऐसी महान विभूति छत्रपति रहे। लेकिन हमने इतने वर्षों में उनसे क्या सीखा, ये महत्वपूर्ण है। क्या हम उनकी सोच को सिर्फ इन जयंतियों तक सीमित रखना चाहते हैं या उनकी सोच को अपने जीवन में, अपने आचार विचार में अपनाकर इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर हम परिवर्तन लाना चाहते हैं? ये आज का महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने तो संघर्ष किया, लेकिन हम उस संघर्ष को कौन सी दिशा देना चाहते हैं, ये जरूरी है हमारे लिए समझना। और मैं तो आज के इस अवसर पर उन सारे लोगों को बधाई देना चाहती हूँ जो समाज की ये जो जातिवादी और गैर बराबरी की व्यवस्था है, इसको चुनौती देने के लिए तमाम प्रयास करते हैं और संघर्ष करते हैं। आज इतने वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो संविधान के अंदर यह व्यवस्था की गई कि देश के दलित तबके को 22.5% का उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देकर उनको हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। और जब 90 के दशक में मंडल कमीशन आया तो देश के पिछड़े तबके को, जिसकी आबादी 60% के लगभग है, उनको व्यवस्था दी गई। उन्हें संख्या के आधार पर नहीं दी गई, उन्हें 27% आरक्षण की व्यवस्था दी गई कि देश के शिक्षण संस्थानों में, देश की नौकरियों में पिछड़े वर्गों का भी प्रतिनिधित्व हो। लेकिन इतने वर्षों में आरक्षण कहीं ना कहीं किताबों में बंद जरूर रहा है, इसलिए क्योंकि जितना लाभ इसका पिछड़े और दलित तबकों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया है। अगर हम केंद्र सरकार की ही बात करें तो हमारा दलित समाज जो 1950 से, लोग कई बार ये प्रश्न उठाते हैं कि कितने वर्षों तक आरक्षण। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि 10 वर्षों के बाद आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मैं कहती हूँ निश्चित होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि 1950 से 22.5% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन देश के कितने राज्यों में 22.5% की भागीदारी राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक दलित समाज की हम प्रतिनिधित्व उसका सुनिश्चित कर पाए हैं। और इसी प्रकार हमको ये देखने की जरूरत है, आज केवल केंद्र सरकार में जो दलित समाज की भागीदारी है 8-8.5% तक महज पहुंच पाई है। 22.5% की हम बात कर रहे हैं, हम 8.5% पर अटके हुए हैं।
90 के दशक से पिछड़ों के लिए आरक्षण है, लेकिन केंद्र सरकार के अंदर ही उनकी भागीदारी 5.5% से ऊपर नहीं पहुंच पाई है। क्या ये अन्याय नहीं है? लेकिन देश की व्यवस्थाओं को बदलने में समय लगता है, और वो बदलती भी तब है जब उसके लिए संघर्ष किया जाता है और ईमानदारी से संघर्ष किया जाता है। There is nothing in lip service. We have to get down to work. और मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई में आप छत्रपति शाहू जी महाराज के विचारों को मानने वाले हैं, तो आप सबको इस देश के अंदर संघर्ष करने की आवश्यकता है कि जो प्रतिनिधित्व का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है वो पूरा होना चाहिए। और लोकतंत्र में वो शक्ति है, आपके पास वोट की ताकत है, आप इसका उपयोग करिए। आज हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आज हमें बंदूक, बारूद, तलवार इसकी आवश्यकता नहीं है। आज हमारे देश ने, हमारे संविधान ने, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने हमें एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, और वो है मतदान की शक्ति। और इस मतदान के माध्यम से दूरदृष्टिता के साथ हर चुनाव में, छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव हो, अगर हमने अपने मतदान की शक्ति का सही उपयोग किया, तभी हम देश की व्यवस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन मन में निष्ठा होनी चाहिए, मन में पक्का इरादा होना चाहिए, तब जाकर जो बात हमें शाहू जी महाराज ने इतने वर्षों पहले सिखाई थी, हम उसको पूरा कर सकते हैं। लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है न्यायपालिका, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश की न्यायपालिका, देश के अंदर पिछड़े दलितों के 85% आबादी होने के बावजूद न्यायाधीशों के पद पर अगर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में खोजने को निकलेंगे तो आपको दलित पिछड़े कभी न्यायाधीशों के पद पर नजर नहीं आएंगे। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन इस देश के अंदर बहुत आवश्यक है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हालांकि राजनीतिक बात करने का मंच नहीं है, लेकिन चूंकि मैं एनडीए सरकार की सहयोगी हूँ, मेरी पार्टी अपना दल की ओर से इन विषयों को निरंतर मैंने माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया भी है। और इस देश के प्रधानमंत्री इस देश की व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध है। मैं जानती हूँ कि तमाम राजनीतिक दल तमाम तरीके की बातें फैला सकते हैं, लेकिन उनके मन में इस देश के दलितों और पिछड़ों के लिए स्नेह है, प्रेम है, आदर है, और एक ऐसी व्यवस्था को वो देश में कायम करना चाहते हैं कि देश का दलित और पिछड़ा भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की पहल यदि की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है। और इसी प्रकार हम निरंतर ये मांग कर रहे हैं कि न्यायपालिकाओं में भी दलितों और पिछड़ों की भागीदारी होनी चाहिए, और इसके लिए हमारी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन बहुत जरूरी है। साथ ही जो आरक्षण की प्रक्रिया इतने वर्षों से प्रभावित है और आरक्षण के जो निर्धारित लक्ष्य है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जब तक वो पूरे नहीं होते मुझे नहीं लगता कि हमने छत्रपति शाहू जी महाराज की जो सोच थी, जो उनका विचार था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी, इन शब्दों को अगर सही मानों में सार्थक बनाना है तो हम सबको मिलकर लोकतंत्र के अंदर संघर्ष करने की आवश्यकता जरूर है। आज पुनः इस अवसर पर ऐसी महान विभूति को, ऐसे महापुरुष को, जिन्होंने पूरे देश का मार्गदर्शन किया है और इस देश के अंदर कमजोर तबके के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने वाली सोच को पैदा किया है, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।